हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर विश्लेषण करने जा रहे हैं एक नए इवेंट का जो दुनिया में अभी चल रहा है। ये इज़राइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू हो गई है, एक तरह से वॉर ही कह सकते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्रहों की परिस्थिति थी जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई है। अपने सारे अगर हम देखें तो अपने काफ़ी उसने अपने नेबरहुड में सबसे ही मतलब अभी लोहा ले रखा है, क्योंकि उन पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने पैलेस्टीन के एरिया में, गाज़ा में और बाकी जगहों पे भी जो टेररिस्ट आउटफिट्स है उन पे हमला करना शुरू कर दिया। और अब उसके बाद अब वो ईरान की तरफ मुड़ गया है और यूएस की भी बैकिंग है और ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे उसने हमले शुरू कर दिए, क्योंकि हमेशा से ही इसराइल और ईरान का जो प्रॉब्लम रही है वो न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर रही है। तो इसराइल ने ईरान पे हमले शुरू किए, ईरान ने भी कार्रवाई की है, जवाबी हमले में मिसाइल्स दागी हैं। तो ये युद्ध किस तरफ जाएगा, कौन जीतेगा, क्या होगा, कब तक ये परिस्थितियाँ बनी रहेगी, तो इस पर हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नज़र डालें इसराइल की जो कुंडली है, अगर हम ये देखें तो इसराइल का फॉर्मेशन 14 मई 1948 को हुआ था और ईरान का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1979। तो ये दोनों कुंडलियाँ जो हमने बनाई हैं इसी टाइम बेसिस पे बनी है। तो अगर हम इसराइल की कुंडली पे नज़र डालें तो ये कन्या लग्न की कुंडली है और कर्क राशि की। और जो ग्रहों की परिस्थिति है अगर उसकी तरफ हम दृष्टि डालें तो केतु दूसरे भाव में, गुरु चौथे भाव में स्वराशि है, हंस योग का निर्माण हो रहा है। और राहु आठवें भाव में, सूर्य और बुध भाग्य भाव में, शुक्र कर्म भाव में और शनि और चंद्र 11वें भाव में और मंगल 12वें भाव में है। तो ये कन्या लग्न की जो कुंडली है इसमें इसका जो स्वामी है वो बुध और जो कर्म भाव का स्वामी भी बुध है, वो दोनों भाग्य भाव में सूर्य के साथ एक बुधादित्य योग का निर्माण करे। तो बहुत ही ज़बरदस्त योग, क्योंकि हम लग्न पे भी देखें तो लग्न का स्वामी बुध है और बुध जो होता है वो इंटेलेक्ट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ का कारक है, जिसमें इसराइल बहुत आगे है इन सब फील्ड्स में। और बिजनेस का भी कारक, फाइनेंस का भी कारक माना जाता है। तो बुध कर्म भाव का भी स्वामी है और उनके लग्न का भी स्वामी है। तो ये देखिए कि ये लोग टेक्नोलॉजी में भी कितने आगे हैं, फाइनेंस और दुनिया में इनकी कितनी धाक है। तो यही कारण है कि बुध ने इनको काफ़ी हेल्प किया है। और अगर हम दूसरे भावों पे दृष्टि डालें तो सेकंड हाउस में केतु विराजमान है और शुक्र उनके धन भाव में। तो धन से जो धन की अर्जित करते हैं वो अपने जो भी कार्य, बिजनेस के कार्य हो गए, तो शुक्र बुध की राशि में है तो बिजनेस के कार्य हो गए, फाइनेंस के कार्य हो गए, इन सब चीज़ों से या टेक्नोलॉजी कार्य हो गए, इनका धन अर्जित होता है। लेकिन केतु की वजह से थोड़ा, क्योंकि इनके आसपास जो परिस्थितियाँ हैं उसमें सारा इनका धन थोड़ा बहुत अपनी सिक्योरिटी को फाइनेंस करने में चले जाता है। तो ये दिखाता है। थर्ड हाउस पराक्रम का है, तो ये अपने नेबर्स का भी भाव है, दर्शाता है। तो इसका स्वामी 12वें भाव में मंगल विराजमान है। तो 12वां भाव लॉसेस का भी होता है। तो आधा टाइम इनका अपने शत्रुओं से युद्ध करने में ही बीत जाता है। तो ये भी इस पराक्रम में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन उनका जो रिसोर्सेज है इसमें काफ़ी चले जाते हैं। चौथा भाव जनता का ही भाव है, सुख सुविधा, और यहाँ पे गुरु का, हंस योग का निर्माण। केंद्र में जब भी गुरु हो तो वो व्यक्ति या वो देश बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है। तो ये तो इससे दर्शाया जाता है कि गुरु फोर्थ हाउस में, तो उनका सुख सुविधा, इन सब चीज़ों में जनता में कोई कमी नहीं रहेगी। वो सब इनका काफ़ी अच्छा यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर हम इनके फिफ्थ हाउस में दृष्टि डालें तो यहाँ पे शनि और चंद्र की दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा ये दिखाता है, ये माइंड का भी भाव माना जाता है। तो लोगों में, जनता में एंग्जाइटी फैक्टर थोड़ा बहुत रहता है। ये युद्ध और ये सब चीज़ें जो आसपास उनकी घटित होती हैं, तो इससे भी ये देखा जा सकता है। और उनके जो शत्रु का भाव सिक्स्थ हाउस है, उसका स्वामी शनि है, शनि चंद्र। तो शत्रुओं से उनको काफ़ी थोड़ा हानि होती है, क्योंकि सिक्स हाउस का स्वामी गेंस का उसमें चंद्र के साथ विराजमान है। तो थोड़ा बहुत इनको जो शत्रुओं से प्रॉब्लम होती है, उससे एंग्जाइटी, और जो जनता में थोड़ा डिप्रेशन भी रहता है, एंग्जाइटी भी रहती है, वो शत्रुओं से दिखाई जाती है, देखी जा सकती है। और बाकी भाव में देखें तो सेवन्थ हाउस इनका अच्छा है, इसका स्वामी गुरु वेल प्लेस्ड है।
जो रिलेशन पार्टनरशिप्स होती हैं इनकी, जैसे यूएस से होगी, इंडिया से होगी, तो ये पार्टनरशिप का भी भाव है, तो ये हमें ठीक दिखाई देता है। तो उनकी पार्टनरशिप अच्छी रहती है। बस वही है कि लोकल जो उनके आसपास के उनकी कंट्री से इनका पंगा हमेशा रहता है। 8th हाउस का स्वामी राहु है। यहाँ जो विराजमान है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो 8th हाउस मृत्यु का भी भाव कह सकते हैं, और स्ट्रगल्स का और सफरिंग का भी भाव, तो वो तो देखी जा सकती है। शनि राहु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इनकी जो आसपास की परिस्थितियाँ उनसे इनको थोड़ा बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। भाग्य का भाव बहुत मजबूत है, 9th हाउस। यहाँ पे सूर्य चंद्र और हम देखें एक राशि परिवर्तन भी हो रहा है बुध और शुक्र के बीच में 9th और 10th हाउस में, तो ये धर्म कर्माधिपति योग का भी निर्माण कर रहा है। तो उनका भाग्य का भाव बहुत मजबूत है, कर्म का भाव भी काफ़ी मजबूत है। हमने कर्म के बारे में 10th हाउस के बारे में पहले ही बोल दिया। शुक्र बुध की राशि में विराजमान है, बहुत अच्छा है, और फिनेंस, टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में इनका काफ़ी ये अच्छा करते हैं। 11th हाउस में थोड़ी तकलीफ जरूर दिखाई देती है, जो गेंस का भी भाव है, तो यहाँ पे शनि और चंद्र की वजह से थोड़ी इनकी तकलीफ बढ़ जाती है, और ये हमें थोड़ा इससे नज़र आता है। और जो 12th हाउस है, तो मंगल इसमें विराजमान है 12th हाउस में, सूर्य की राशि में। वैसे तो इतना बुरा नहीं कह सकते, मंगल मतलब फाइट्स और वॉर्स में इनका काफ़ी रिसोर्सेज जाते हैं, लेकिन अभी जो हम ट्रांजिट से, तो मंगल केतु यहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मंगल केतु 12th हाउस में नेटल मंगल के साथ, तो यह दिखाता कि अभी बहुत तगड़ा नेक्स्ट 1 मंथ तो काफ़ी लड़ाई झगड़ों में काफ़ी लड़ाई बढ़ जाएगी, और वो देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही है मंगल केतु के ट्रांजिट से। शनि इनके अभी 7th भाव में है और ट्रांजिट कर रहे हैं, और राहु उनके 6th हाउस में। तो राहु 6th हाउस में थोड़ा बहुत उनको मदद करेंगे अपने शत्रुओं पे विजय पाने के लिए। तो ये हम देख सकते हैं जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं अभी। तो ओवरऑल कुंडली ज़बरदस्त है, अगर हम देखें, हमने पहले ही बोल दिया, बस वो शत्रुओं का जो सारा फैक्टर हमें इसमें दिखाई दे रहा है। और जो अभी इनकी जो दशा चल रही है वो राहु चल रहा है, तो अक्टूबर तक राहु में फिर गुरु आएंगे। तो राहु में जब तक चलेगा अंतरदशा महादशा राहु में अंतरदशा राहु, तो इनका 8th हाउस और 12th हाउस जो दुस्थान माने जाते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से जनता में भी काफ़ी तकलीफ बढ़ेगी, और वॉर की स्थिति तो बनी हुई है। ये सब चीज़ें 1 महीने तक तो काफ़ी रहेगा, कि जब तक ट्रांजिट है मंगल का 12th हाउस में, तो तकलीफ रहेगी। उसके बाद राहु में जब गुरु आएगा तो थोड़ा जनता को रिलीफ मिलेगा, लेकिन तब भी इनके 8th हाउस और 12th हाउस थोड़ा बहुत एक्टिवेट तो रहेंगे। छोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन अक्टूबर तक इनका युद्ध का काफ़ी जो सिनेरियो है वो तो रहेगा ही अक्टूबर तक, जब तक राहु में गुरु नहीं आते। लेकिन उसमें भी मंगल जो 1 महीने तक इनके जुलाई तक रहेंगे, वो काफ़ी पीड़ा देंगे इस टाइम पे, और बहुत युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। 1 महीना तो काफ़ी मान के चलिए। और अगर हम अब वापस दृष्टि डालें ईरान की कुंडली में, तो ईरान की कुंडली में अगर हम देखें तो शनि राहु उनके लग्न में ही विराजमान है। तो शनि राहु लग्न में विराजमान है, तो ये दिखाता है कि आदमी काफ़ी कष्ट और काफ़ी मानसिकता थोड़ी इरेटिक रहेगी, और थोड़ा मतलब काफ़ी गुस्से का भी शनि राहु एक प्रतीक माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है लग्न में, ये माइंड को थोड़ा वो कर देता है, माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, तो वो हम देखी जा सकती है। सूर्य लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है। चंद्र इनके 10th हाउस में है, लेकिन केंद्रम दोष का भी निर्माण हो रहा है। चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, और शनि की भी दृष्टि है। तो हम देख सकते हैं कि उनके जो कर्म है या कार्य है वो थोड़े बहुत टेररिज्म या इस टाइप की चीज़ें को भी थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं, और काफ़ी ग्रुप्स हैं जो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते हैं इसराइल के खिलाफ। तो ये सब देखा जा सकता है कि इनका 10th हाउस भी इम्पैक्टेड है। मून जरूर उच्च के हैं, लेकिन शनि की दृष्टि और केंद्रम दोष के निर्माण से, और एक काल सर्प दोष का भी हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, क्योंकि राहु और केतु के एक एक्सिस में एक तरफ कोई ग्रह नहीं है। लेकिन हम फिर भी केंद्रम दोष और शनि की दृष्टि 10th हाउस में, इसको ज़रूर मानेंगे कि जो ये कार्य करते हैं तो उससे दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और बाकी जो ग्रहों की दृष्टि है, अगर हम देखें, सूर्य बुध और मंगल ईरान के अष्टम में विराजमान है, तो लग्नेश का भी अष्टम में जाना ये बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ईरान की हेल्थ को या उनके आंतरिक मामलों में जो चलता है। तो 8th हाउस डेथ का भी हाउस है, और मंगल और बुध
भी यहाँ विराजमान है। मंगल भाग्य के भी स्वामी है, तो भाग्य भाव के स्वामी है, तो वो भी 8th हाउस में चले गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। गुरु ज़रूर उनके 12th हाउस में उच्च के हैं, लेकिन क्योंकि वो 12th हाउस में तो उसका असर इतना बढ़िया नहीं कह सकते। और बाकी भाव में तो हम दृष्टि डालें तो 4th हाउस उनके लैंड का भी माना जाता है, तो वो अष्टम में, वो भी अष्टम में चले गया। तो मंगल 4th हाउस के स्वामी वो भी अष्टम में चले गए, और सूर्य से थोड़े कम्बस्ट भी हैं ये प्लैनेट्स, तो ये बहुत बढ़िया कुंडली तो नहीं नज़र आ रही है हमें। और 11th हाउस के स्वामी भी 8th हाउस में चले गए। 8th हाउस जो कष्ट का, मृत्यु का और इन सब चीज़ों का भी भाव मान सकते हैं। तो ये कुंडली और इजराइल कुंडली में बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो ईरान की कुंडली इतनी हमें अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मंगल केतु अभी इनके लग्न में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये देखिए शनि राहु तो ऑलरेडी नेटल प्रेजेंट है, मंगल केतु भी, तो क्या मानसिक स्थिति है, क्या उनकी मनोस्थिति है, क्या डिसीजंस लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। और वो हमें दिखाई दे रही कि बहुत अभी ईरान पे हमले भी हो रहे हैं, और बहुत वो भी काफ़ी गुस्से में है। तो बहुत अच्छा समय तो नहीं है ईरान को दिख रहा है। तो अभी उनकी गुरु में, राहु में गुरु चल रहा है, गुरु महादशा में राहु की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा। तो गुरु इनके 12th हाउस में विराजमान है और 8th हाउस का भी स्वामी है। तो ये देखिए 12th हाउस 8th हाउस तो एक्टिव हो गए, तो ये जंग के, लॉसेस के, ये सब भाव तो एक्टिव हो ही गए हैं। और राहु भी उसमें है, तो राहु माइंड पे भी इनका इम्पैक्ट करता ही है, लग्न में विराजमान है। और गुरु फिर प्रत्यंतर दशा, तो अगेन मतलब कह सकते हैं कि इनका काफ़ी बुरा टाइम अभी चल रहा है, स्पेशली इन कमिंग ईयर्स में 1-2 साल इनके काफ़ी कष्ट में बीतेंगे। तो ओवरऑल इस कुंडली को बहुत बढ़िया तो नहीं मैं बोल सकता कंपेयर टू इजराइल कुंडली। अगेन हमारा कोई एक तरफा नहीं है, हम दोनों कुंडली को कंपेयर करके ही दिखा रहे हैं और इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि अभी ईरान के लिए टाइम काफ़ी टफ है। कंपेयर टू इजराइल में भी तो अभी टफ टाइम चल रहा है, उनका भी कोई आसान समय नहीं चल रहा है, लेकिन ईरान को ज़्यादा लॉसेस इस कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली अगर हम बोलें तो दुनिया में बहुत ही कठिन समय चल रहा है, जिस तरह से ग्रहों की ट्रांजिट हो रहे हैं और सिचुएशंस है, चाहे ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रशिया, इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो हम ऑफकोर्स ये ग्रहों के ट्रांजिट से भी होते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और हम आशा करते हैं कि दुनिया में बेटर सेंस विल प्रिवेल और लोग लड़ना छोड़ के अपने देश की ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, बनस्पत इसके कि दूसरे देश में हम कैसे कब्ज़ा कर सकें या कैसे एक्सपैंड कर सकें या कैसे उनको नुकसान पहुंचा सके। ये दुनिया की भी हालत हो रखी है, एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन ही कह सकते हैं हम। और हम आशा करते हैं कि लोगों में थोड़ा बहुत बेटर सेंस प्रिवेल करेगा कि हमें अपने ही लोगों की प्रोग्रेस, समृद्धता और खुशहाली पर ध्यान दें, बनस्पत की दूसरों को कैसे नुकसान पहुँचाएँ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी इजराइल और ईरान की कुंडली का विश्लेषण। टिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।